गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज अपन ऑनलाइन स्कूल मंडा के जो अपना चैप्टर चल रहा था कार्य, ऊर्जा और शक्ति, उसका अगला टॉपिक है ऊर्जा। देखो ऊर्जा क्या होती है। अभी कुछ दिनों से क्लास नहीं चल रही थी, किसी कारणवश क्लासेस बीच में नहीं चली, लेकिन अब रेगुलर क्लासेस चलेगी। तो देखो ऊर्जा क्या होता है। ऊर्जा क्या होती है कि किसी भी वस्तु के अंदर, अपन ने कार्य पढ़ लिया था कि कार्य क्या होता है, अब इसके बाद पढ़ेंगे ऊर्जा। तो देखो ऊर्जा, तो देखो अगला टॉपिक है ऊर्जा। तो ऊर्जा देखो क्या होती है, किसी वस्तु है, कोई वस्तु अगर उसके ऊपर अपन कोई कार्य कर रहे हैं तो कार्य करने में जो अपनी क्षमता लगती है, जो अपनी जो पावर लगती है, वह क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। मतलब कि किसी कार्य को करने में लगाई गई क्षमता है, किसी कार्य करने की क्षमता को ही क्या बोलते हैं, अपन ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा क्या होती है, मान लो कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है, इसके ऊपर अपन जितना कार्य करेंगे, कार्य करने की क्षमता, कहने का मतलब कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा देखो क्या होती है, ऊर्जा एक अदिश राशि है। क्या है, ऊर्जा अदिश राशि होती है। मतलब ऊर्जा की क्या होती है, दिशा नहीं होती है। क्या नहीं होती, दिशा नहीं होती। क्या होती है, केवल उसका परिमाण होता है। तो क्या है, ऊर्जा क्या है, ऊर्जा अदिश राशि होती है, अदिश राशि है, क्योंकि इसका क्या होता है, केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। अगर इसका अपन मात्रक देखिए तो मात्रक जो उसका कार्य को होता है वही क्या होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है। तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, ऊर्जा का मात्रक जूल है। ऊर्जा का मात्रक क्या कहलाता है, जूल कहलाता है। अब देखो ऊर्जा दो प्रकार की होती है। ऊर्जा को अपन में से देखें तो बहुत सारे रूपों में ऊर्जा, अनेक रूपों में ऊर्जा पाई जाती है। जैसे कि यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है, उष्मीय ऊर्जा जो ऊष्मा द्वारा होती है, उष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा कुछ अभिक्रियाओं के द्वारा होती है, वह रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, गुरुत्वीय ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा, ये सारी क्या होती है, ऊर्जाएं होती है। ऊर्जाओं का क्या होता है, अलग अलग प्रकार होता है। अब देखो ऊर्जा में अपन पहले पढ़ते हैं यांत्रिक ऊर्जा। तो देखो यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, पहली होती है यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, यांत्रिक ऊर्जा। तो देखो यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, किसी वस्तु की गति या स्थिति, किसी वस्तु की गति या उसकी स्थिति दोनों के कारण उसमें निहित या उसमें संचित ऊर्जा क्या कहलाती है, यांत्रिक ऊर्जा। कहने का मतलब कोई वस्तु अगर गति कर रही है, मतलब गति के कारण या उस वस्तु की स्थिति के कारण उसमें जो ऊर्जा स्थित है या संचित है, वह ऊर्जा क्या कहलाती है, यांत्रिक ऊर्जा। या दोनों ही है तो वह क्या कहलाती है, यांत्रिक ऊर्जा। इसके बाद लेते हैं अपन उष्मीय ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा। ऊष्मा ऊर्जा, तो देखो ऊष्मा ऊर्जा क्या होती है, ऊष्मा के कारण, मतलब ऊष्मा के कारण जो छोटे छोटे कण होते हैं उन कणों द्वारा गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। मतलब उन कणों द्वारा गतिज ऊर्जा या गतिमान ऊर्जा उत्पन्न होती है। जैसे कि अपन आग जला रहे हैं, तो आग जलाते हैं, तो आग जलाते हैं किसी चिमनी में, तो उसमें जो सूक्ष्म कण होते हैं ना, सूक्ष्म कण, उसमें उनमें क्या होता है, वह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर गति करते हैं। कहने का मतलब उसमें ऊर्जा क्या होती है कि ऊष्मा के कारण सूक्ष्म कणों द्वारा गतिमान ऊर्जा, ऊष्मा के कारण क्या होती है, ऊष्मा के कारण सूक्ष्म कणों द्वारा गतिमान ऊर्जा क्या कहलाती है, ऊष्मा ऊर्जा कहलाती है।
एग्जाम्पल के लिए अगर अगर अपन आग जला रहे हैं, जो चिमनी वाली आग होती है ना, वह अपन आग जला रहे हैं, तो वह आग जलाएंगे तो उसमें से क्या होंगे, छोटे छोटे कण बाहर निकलेंगे और वह सूक्ष्म कण क्या होंगे, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर गति करेंगे। कहने का मतलब अगर आग जला रहे हैं अपन, तो आग के कण क्या होंगे, निम्न उच्च ताप से जहां ताप कम है उधर गति करेंगे, तो वह कहलाती है उष्मीय ऊर्जा या उष्मा ऊर्जा। अब इसके बाद लेते हैं अपन तीसरी ऊर्जा, अपने पास कौन सी थी, अपन ने यांत्रिक ऊर्जा पढ़ ली, उष्मा ऊर्जा पढ़ ली। अब इसके बाद होती है रासायनिक ऊर्जा। तो देखो रासायनिक ऊर्जा क्या होती है, रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, इसके नाम से अपन को पता चल रहा है कि रसायनों द्वारा उत्पन्न ऊर्जा क्या होती है, रासायनिक ऊर्जा। मतलब रासायनिक क्रिया हो, मतलब कहने का मतलब कि जब कोई क्रिया हो रही है दो पदार्थों के अंदर, जब क्रिया होती है तो उनके द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह कहलाती है रासायनिक ऊर्जा कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए अपन ले सकते हैं कि जैसे बैटरी होती है अपनी, उस बैटरी के अंदर रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, तभी तो अपन को करंट मिलता है, तभी तो अपन उस सेल को या बैटरी को काम में ले सकते हैं। अगर उनमें रासायनिक की अब जो क्रियाएं नहीं होगी तो अपन उसका कोई भी यूज नहीं कर सकते, कोई भी उपयोग नहीं कर सकते। ऐसे ही भोजन, कोयला, रसोई गैस आदि में क्या होती है, रासायनिक ऊर्जा ही उत्पन्न होती है। जो अपन उनमें कार्य करते हैं रसोई में, तो उनमें क्या रासायनिक ऊर्जा ही होती है। अब इसके बाद अपन लेते हैं विद्युत ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों द्वारा उत्पन्न ऊर्जा। क्या, अब विद्युत ऊर्जा, तो देखो इलेक्ट्रॉनों या विद्युत आवेशों द्वारा उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है, विद्युत ऊर्जा कहलाती है। मतलब कि विद्युत आवेशों द्वारा उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है, विद्युत आवेशों द्वारा, जो आवेश होता है प्लस माइनस, उनके द्वारा उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है, विद्युत ऊर्जा। इसके बाद होती है गुरुत्वीय ऊर्जा। गुरुत्वीय ऊर्जा क्या होती है, गुरुत्वीय ऊर्जा, तो देखो गुरुत्वीय ऊर्जा क्या होती है, पृथ्वी होती है उसके द्वारा एक बल लगाया जाता है नीचे खींचने पर। मतलब किसी वस्तु को वह क्या होती है, पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है। वहीं तो क्या होता है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न ऊर्जा, पृथ्वी क्या होती है, किसी भी वस्तु को अगर खींच रही है तो ये मार्कर है, मैं मार्कर को छोड़ूंगा तो ये नीचे गिरेगा, किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो वह क्या होगी, गुरुत्वीय ऊर्जा। मतलब पृथ्वी के द्वारा लगाई गई ऊर्जा क्या होती है, गुरुत्वीय ऊर्जा कहलाती है। इसके बाद होता है नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा, तो देखो नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है, नाभिकीय ऊर्जा को तो ये होती है कि जो नाभिकीय विघटन या संलयन से जो प्राप्त ऊर्जा होती है ना, वह क्या होती है, नाभिकीय ऊर्जा होती है। मतलब क्रियाएं होती है, नाभिकीय विघटन होता है, नाभिकीय संलयन होता है, उसके कारण जो उत्पन्न ऊर्जा होती है वह क्या कहलाती है, नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। अब देखो इसको अपन, जो अपन ऊर्जा वाला पार्ट था अपन ने कार्य पढ़ लिया था। अब ऊर्जा में अपन पहले देखते हैं यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है। यांत्रिक ऊर्जा को अपन समझेंगे कि यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है और क्या होती है। तो देखो यांत्रिक ऊर्जा अपन देखेंगे, यांत्रिक ऊर्जा ये रही अपनी यांत्रिक ऊर्जा। तो इसके नाम से अपन को पता चल रहा है, और अपन ने परिभाषा भी बताई थी कि किसी वस्तु की गति या स्थिति के कारण उसमें संचित ऊर्जा क्या कहलाती है, यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। तो अपन अगर परिभाषा लिखिए तो लिख सकते हैं कि किसी वस्तु की गति या स्थिति या दोनों के कारण संचित ऊर्जा क्या कहलाती है, यांत्रिक ऊर्जा
कहलाती है। ये होती है अपनी यांत्रिक ऊर्जा। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि किसी वस्तु की गति के कारण कि वह चल रही है या उसकी स्थिति के कारण या दोनों के कारण उसमें संचित ऊर्जा होती है, वह यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। अब देखो यांत्रिक ऊर्जा को आप एक तरीके से ऐसे भी बोलते हैं कि किसी वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा उसकी गतिज व स्थितिज दोनों ऊर्जाओं का क्या होता है, योग होता है। मतलब कहने का मतलब किसी वस्तु यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, यांत्रिक ऊर्जा बराबर अपन कह सकते हैं यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, गति मतलब गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा इन दोनों के योग के बराबर होती है। मतलब यांत्रिक ऊर्जा होती है वह स्थितिज गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा दोनों का योग करके अपन यांत्रिक ऊर्जा निकाल सकते हैं। और उसी को क्या बोलते हैं अपन, यांत्रिक ऊर्जा। जो ये ऊपर वाली लाइन दे रखी है यह यही ऊपर वाली लाइन में जो दे रखा है वही लिखा हुआ है यहाँ। देखो किसी वस्तु की गति मतलब गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा या दोनों के कारण संचित ऊर्जा क्या कहलाती है, यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। अब इसमें अपने पास दो ऊर्जा और मिली है, क्या होती है कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, दो ऊर्जा दे रखी है। तो देखो दो ऊर्जा ये क्या होती है, गतिज ऊर्जा क्या होती है, इसके नाम से पता चल रहा है कि किसी वस्तु की गति के कारण उसमें निहित ऊर्जा क्या कहलाती है, गतिज ऊर्जा कहलाती है। मतलब किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उसमें निहित ऊर्जा क्या कहलाती है, गतिज ऊर्जा कहलाती है। तो अपन लिख सकते हैं कि किसी वस्तु की गति के कारण निहित ऊर्जा मतलब उसमें जो संचित ऊर्जा है उसमें जो गति के कारण उसमें जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है वह निहित ऊर्जा क्या कहलाती है, निहित ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है, गतिज ऊर्जा कहलाती है। तो मतलब कहने का मतलब गतिज ऊर्जा क्या होती है, किसी वस्तु की गति के कारण निहित ऊर्जा, उस वस्तु में निहित ऊर्जा क्या कहलाती है, गतिज ऊर्जा कहलाती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर अपन लें तो अपना पानी बहता है तो उस पानी में क्या होती है, पानी बहता है तो उसमें एक ऊर्जा भी होती है, निहित ऊर्जा, जो इसका गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। गिरता फल, ठीक है, उड़ते पंछी, चलती कार, तेज हवा, ये सारी क्या है, गतिज ऊर्जा के उदाहरण है। क्या क्या है, अपन लिख सकते हैं कि तेज हवा चलती है, ठीक है, हवा के कारण उसमें निहित ऊर्जा गतिज ऊर्जा होती है। फिर तेज कार का चलना, तेज कार, ठीक है, बहता पानी आदि, ये क्या है, सारे गतिज ऊर्जा के उदाहरण हैं। अब अगर अपन गतिज ऊर्जा को और अगर डीपली समझे तो देखो गतिज ऊर्जा का अपन मापन कैसे करते हैं, कि गतिज ऊर्जा को कैसे मापते हैं। तो देखो गतिज ऊर्जा का मापन अपन मापते हैं, कैसे मापते हैं गतिज ऊर्जा को। गतिज ऊर्जा को मापने के लिए अपन क्या करते हैं कि यदि कोई वस्तु है वह विराम अवस्था में है, वह एकदम स्थिर अवस्था में है, तो उसे वेग प्राप्त करने के लिए, अगर उसको अपन वेग प्राप्त करने के लिए, जो उस वेग प्राप्त करने के लिए उसके द्वारा किया गया कार्य होता है ना, वही क्या होती है, गतिज ऊर्जा के बराबर होता है। मतलब कोई वस्तु है अगर वह स्थिर अवस्था में है तो उसके द्वारा जो कार्य किया जाता है वह कार्य गतिज ऊर्जा के बराबर होता है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि यदि कोई वस्तु है वह गतिशील है, अगर वह चल रही है, गति कर रही है, तो उसमें विराम अवस्था में लाने में किया गया कार्य क्या होगा, उसका गतिज ऊर्जा के बराबर होगा।
अपन मान सकते हैं कि मान लो ये कोई फर्श है, समतल फर्श, यहाँ कोई वस्तु A है और यहाँ कोई वस्तु B है, ठीक है। अब ये वस्तु है, इस वस्तु को अपन यहाँ से u वेग से गति कर रही है और ये अंतिम वेग इसका क्या हो गया, v, ठीक है। अब ये वस्तु यहाँ से चल रही है और यहाँ तक गई, ठीक है। किसके द्वारा, F बल लगाया अपन ने इसकी, ये बीच की दूरी हो गई s, ठीक है। तो क्या हो गया, अभी अपन ने ऊर्जा का मापन किया था कि कोई वस्तु अगर विराम अवस्था में है और उस विराम अवस्था की वस्तु पर अगर कोई बल या अपन कार्य कर रहे हैं, इसके ऊपर कार्य कर रहे हैं, इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स लगाने के कारण उसमें इसमें फोर्स लगाएंगे तो जो कार्य होगा ना, वह कार्य गतिज ऊर्जा के बराबर होगा। या मान लो अगर ये वस्तु चल रही है, गतिशील है, और इसको रोकने के लिए अगर अपन कार्य कर रहे हैं तो वह क्या होगा, गतिज ऊर्जा के बराबर होगा। तो कहने का मतलब कार्य होता है वह गतिज ऊर्जा के बराबर होता है। यही क्या है, ऊर्जा का मापन। अब ऐसे अपन मान ले कि माना कि कोई m द्रव्यमान की कोई वस्तु है अपने पास, ठीक है, एक वस्तु, और जिसका वेग क्या है, v वेग है। m द्रव्यमान की कोई वस्तु है और उसका वेग v वेग है। इस पर एक बल लगाते हैं अपन, m द्रव्यमान की ये वस्तु है, ये मान लो m द्रव्यमान की ये वस्तु है, और इसके ऊपर अपन एक वेग लगाते हैं, इसका वेग v है, ठीक है, वेग v है, और इस वस्तु पर बल लग रहा है, F बल लग रहा है अपने, ठीक है। इस डायग्राम के द्वारा समझना, इसके ऊपर F बल लग रहा है वस्तु की गति की दिशा में, ठीक है। ये बल F किधर लग रहा है, वस्तु जिधर गति कर रही है, ये वस्तु इधर गति कर रही है, तो इसी दिशा में इसके ऊपर बल F लग रहा है, जिससे वस्तु S विस्थापित हो जाती है। अब ये वस्तु क्या होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक आएगी, A से B तक आएगी, तो कितनी हो जाएगी, S विस्थापित हो जाएगी। मतलब इसका विस्थापन जो बीच की दूरी है वह S है। तो वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा, W होगा, और W के कारण वस्तु का वेग v, वह त्वरण a हो जाता है। अब क्या होगा, जब इस वस्तु पर किया गया कार्य है वह W है, तो उस W के कारण उसका वेग v और त्वरण a हो जाता है। तो अपन गति का जो तृतीय समीकरण है, जो तीसरा समीकरण है, वह क्या है, जो अपना गति का तीसरा समीकरण होता है वो होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2as, ठीक है, माइनस प्लस, ठीक है। तो ये गति का क्या है, अपना तीसरा समीकरण है। इसमें ये क्या है, प्रारंभिक वेग है, ये जो u है ये प्रारंभिक वेग है, ये v है अंतिम वेग है, ये a त्वरण है और s क्या है, विस्थापन है। अब अगर इसमें से अगर अपन त्वरण निकालते हैं तो a बराबर क्या होगा, v स्क्वायर, ये u इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, u स्क्वायर, ये 2as है तो a का मान निकालें, 2s नीचे आ जाएगा, ये अपने पास क्या हो गया, त्वरण हो गया, ठीक है। तो ये गति के समीकरण से, गति का जो तृतीय समीकरण है वो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, इसमें v है अंतिम वेग, u है प्रारंभिक वेग, a है त्वरण और s है विस्थापन। तो न्यूटन का द्वितीय जो नियम है वह क्या कहता है अपन को कि F बराबर ma, क्या F बराबर ma, जो न्यूटन का यह गति का तीसरा समीकरण है, गति का तृतीय समीकरण, ठीक है। ऐसे अपन लेते हैं न्यूटन का द्वितीय नियम। द्वितीय नियम अपन को क्या कहता है कि बल क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। त्वरण अपने पास यहाँ है तो अपन m त्वरण v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बटा 2s, ये अपन को क्या मिल गया, त्वरण मिल गया। अब अपन क्या करते हैं कि इस m को, द्रव्यमान को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, अंदर गुणा कर देते हैं। तो देखो इसको मैं अंदर गुणा करूं तो F बराबर m v स्क्वायर माइनस m
यू स्क्वायर बटा 2s। ठीक है, ये विस्थापन है, ये बल है। ठीक है, अब मैं इस विस्थापन को इधर लेके आ रहा हूँ। क्यों लेके आ रहा हूँ अभी बताऊंगा। ठीक है, एम वी स्क्वायर माइनस एम यू स्क्वायर बटे 2। यह फॉर्मूला होता है बल इंटू विस्थापन। बल इंटू विस्थापन मतलब बल लगा रहे हैं और बल के साथ वस्तु अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही है, तो ये किसके बराबर होगा, किए गए कार्य के बराबर। तो W बराबर एम वी स्क्वायर बटा एम यू स्क्वायर बटे 2। यह अपन को मिल गया कार्य। अब इसके बाद अपन क्या करते हैं कि W कार्य है अपना, m दोनों में कॉमन है, तो 1/2 को बाहर ले लेते हैं और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटे m को बाहर निकाल लेते हैं, m अपन कॉमन ले लेते हैं। तो ये अपने पास क्या हो गया, किसका समीकरण हो गया ये अपने पास। अब देखो, यदि वस्तु प्रारंभ में विराम अवस्था में हो तो क्या होगा, क्योंकि अगर प्रारंभ में विराम अवस्था में है तो v का मान क्या हो जाएगा, 0। वस्तु प्रारंभ में विराम अवस्था में है, विराम अवस्था में है तो क्या होगा, देखो W बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर, क्योंकि u का मान क्या मान ले, 0। प्रारंभिक वेग क्या है, u, तो u 0 हो गया, तो अपने पास ये क्या हो गया, गति का समीकरण हो गया, गतिज ऊर्जा का समीकरण हो गया। तो यह किया गया कार्य किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, गतिज ऊर्जा के बराबर होगा। तो अपन इस किए गए कार्य को क्या मान सकते हैं, गतिज ऊर्जा के बराबर मान सकते हैं। तो देखो क्या होगा, किया गया कार्य W बराबर E के काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, क्या होगी 1/2 एम वी स्क्वायर, ये मिल गई अपन गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा का मापन ऐसे कर सकते हैं, मतलब किया गया कार्य काइनेटिक ऊर्जा E के मतलब काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी मिल गई 1/2 mv स्क्वायर। इसमें u का मान क्या रख दिया, प्रारंभिक वेग क्या है, 0 है। चलो अब क्या है कि गतिज ऊर्जा में क्या होता है कि गतिज ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है, ये याद रखना कि गतिज ऊर्जा हमेशा क्या होगी, सदैव धनात्मक होगी। इसका मान क्या होगा, सदैव धनात्मक होगा। और यह वस्तु के वेग और द्रव्यमान पर निर्भर करती है। वस्तु का वेग क्या है और उसके द्रव्यमान, इन दोनों पे निर्भर करती है। वस्तु का वेग और द्रव्यमान दोनों पे निर्भर करती है। वेग की दिशा पर निर्भर नहीं करती है कि वेग की दिशा क्या है उस पर निर्भर नहीं करती है, यह केवल वस्तु के द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है, वेग की दिशा पर निर्भर नहीं करती है। और इसका मान हमेशा सदैव क्या आएगा, धनात्मक आएगा, सदैव पॉजिटिव, मतलब ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, मतलब सदैव पॉजिटिव आएगा और वस्तु के वेग व द्रव्यमान पर निर्भर करती है। अब अपन आगे पढ़ेंगे दूसरी थी अपनी स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा अपन ने पढ़ ली। गतिज ऊर्जा लगभग आपको समझ में आ गई होगी, और अगर समझ में नहीं तो इस वीडियो को थोड़ा सा वापस देखिए, ढंग से समझे। कोई दिक्कत आई तो कमेंट में हमको बताएं।